बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। फैसलों की बात करें तो बड़ा फैसला, तारीखी फैसला, जिस फैसले का यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को इंतज़ार है कि वो फैसला हो जाए और इस्लामाबाद उस फैसले के लिए इस वक्त यकीनी तौर पर बड़ा अहम फैसला करके दोनों फरीकें यानी कि अमेरिका और अगर बात करें कि तेहरान को भी बातचीत पर कोशिश है पाकिस्तान की कि किसी भी तरह उनके जो इस वक्त नुकात हैं उन पर कहीं ना कहीं बैठकर बात की जाए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कल रात जो टाइम दिया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से, जिस तरह से 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा था कि टाइम दे दें, इस जंग में ना जाया जाए और बातचीत से ही इस मसले को हल किया जाए, तो अब लग ऐसे रहा है कि कहीं ना कहीं पहले भी वक्त दिया, फिर रात गए वज़ीर आज़म के, फिर उस दरख्वास्त पे वज़ीर आज़म की कि जंग जो टाइम ख़त्म हो चुका है उसको टाइम बढ़ा के और बातचीत के थ्रू जो है कम से कम इन दोनों ममालिक एक जगह पे यानी कि इस्लामाबाद में बैठे बात करें। अगर बात करें तो इस वक्त नुकात बड़े अहम हैं जो कि वाज़े तौर पर ईरान की जानिब से हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कह दिया है कि अमेरिकन नेवी जो है सबसे पहले वहाँ से वो हटाई जाए और उसके साथ साथ ईरान का जहाज़ और उसका अमला जो इस वक्त अमेरिकन नेवी के पास है उसको रिलीज़ किया जाए, उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकेंगे। और माजी में 12 अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर ईरान की जानिब से ये सवाल उठते रहे हैं कि एक तरफ बातचीत की जो है और मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी जानिब कहीं ना कहीं ऐसा हमला हो जाता है जिससे जो है मुज़ाकरात पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान ने 12 बड़ी अहम कोशिश की और प्रेसिडेंट ट्रंप और ख़ास तौर पर ईरान को जो है इस टेबल पे बिठाने के लिए कामयाब तो हो गया, मगर कहा जा रहा है कि आने वाले 36 से 72 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए। उसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, मगर मुझे जुम्मे से पहले जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान में जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं जुम्मे तक, जो आज उन्होंने फिर ये बात की है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो। इससे हटके भी अगर बात करें तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर की 12 प्रेसिडेंट ट्रंप तारीफ़ करते रहे हैं और बात करते रहे हैं कि जो है ग्रेट फील्ड मार्शल उनकी कोशिशें हैं। मगर इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा था कि एक मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं जो कि वाइट हाउस, और उनको अमेरिका की भी फ़िक्र है और अपने मुल्क की भी फ़िक्र है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 36 से 72 घंटे अहम है। इस पर मुख्तलिफ तज़िये ये भी आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के सिपाही सालार फील्ड मार्शल जिस तरह से इस वक्त कहीं ना कहीं बातचीत में इस वक्त दोनों फरीकें जो हैं राज़ी नहीं हो रहे, उन नुकात पे फील्ड मार्शल का दौरा हो सकता है डीसी का, और वाइट हाउस में दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर कोई बातचीत पे ला सकता है तो वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही हैं। मगर इसके साथ साथ आज अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान की वो प्रॉक्सी वार और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के वो नुकात जिनको आज इस प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र भी करेंगे कि हिंदुस्तान ने 12 पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी हो जाए इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। आज चाहे वो 26/11 के वाक़यात हों, पुलवामा हो, या फिर कश्मीर के अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ कोशिशें करके और पाकिस्तान को बदनाम करने की जिस तरह से हिंदुस्तान कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान के खुद जो है जो गोदी मीडिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। हिंदुस्तान की बीजेपी और जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर सवाल उठने लगे हैं कि ये अजीत डोभाल की लिखी हुई स्क्रिप्ट जो है वो कब तक चलेगी। आखिर वो लोग जिन्होंने हमला किया था 1 साल गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुए, आज यकीनी तौर पर बड़ी अहम पेशरफ्त है। और पाकिस्तान ने 12 उन जो लोग मारे गए उसकी मजम्मत भी की, जबकि अब ईरान में जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, यह हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ब्बती बयान तक नहीं आ रहा। मगर उस वक्त हमने भी कहा था और फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने और हिंदुस्तान की मीडिया ने कुछ क्या कहा था, ये थोड़ा देखिएगा। Indian mainstream media, many of them notorious for their jingoism, sensationalism, and their ability to produce hate speech. This time
time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. The media in India is jingoistic and the Indian media... It is jingoistic. This show is jingoistic. न्यूज चैनल भी इतनी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने के लिए। वो लोग आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं। Indian media have developed a poor reputation. Television in India today is suffering a large-scale credibility crisis and not doing the very basic of journalism, which is asking questions to those in power and authority. The Indian media's crisis of credibility is felt most acutely within India itself. The Indian media's priorities are not in any way connected to giving people a realistic assessment and a realistic reflection of what is happening here. Survivors say that 2 of the attackers spoke Pashto, a language spoken in Pakistan. The attackers came from across the border. चैनलों पे देखो हिंदू मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ इनकी यंत्री कहाँ पर है? They have fallen into the trap of more noise and less information. आपने देखा कि जिस तरह से इस पूरे पैकेज में हम नहीं गए रहे, मगर आलमी दुनिया और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के लोग पुलवामा के वाक़े के बाद वाज़े तौर पर जिस तरह से तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। या तो गोदी मीडिया का नाम भी यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के लोगों ने दिया और गोदी मीडिया पे सिर्फ वही चीज़ें चलती हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और अनबख्तों को जो काबिल कबूल हो। इस वक्त हिंदुस्तान को 2014 से लेकर अब तक उस तरफ धकेला जा रहा है जो कि हिंदुस्तान के लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद आखिर हमलावर थे तो कौन थे और वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। कई सवाल हैं, इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब हैं, माहिर रहे हैं बैनुल अक़वामी उमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन हैं जो है नौजवान पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। लोधी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा सर। ये बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अब एक साल पूरा होने के बाद भी सवाल उठता है, चाहे वो 26/11 हो, पुलवामा हो या कोई और वाक़या हो, जितने भी हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अजीत डोगल या स्क्रिप्ट जो है एक ही नज़र आती है कि हमले होते हैं, लोग गायब हो जाते हैं और इसके बावजूद जो है अगर देखा जाए कि 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज कश्मीर में मौजूद है और कई रॉ के एजेंट मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो है दहशतगर्दी हमले हो जाते हैं। और फिर आम कहावत जो अमूमन हिंदुस्तान में सुनी जाती है कि अगर सीमाओं पे और सरहदों पे तनाव है तो देश में फिर चुनाव है। तो क्या ऐसी सूरत हाल थी क्योंकि बिहार के इलेक्शन थे, कुछ ना कुछ करना था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सही वो मुहावरा है ना उर्दू का कि बासी कड़ी में उबाल आना जी, तो एक तो ये उस पर बिल्कुल सादक आता है कि 1 साल के बाद जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ा और ऐसा मामला शुरू करना, हमें ज्यादा इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये वक्त किस लिहाज से उन्होंने चुना है कि दोबारा इस मुद्दे को उठाया है। एक तो खैर कहीं इलेक्शन वगैरह की बात हो सकती है, मुझे मालूम नहीं है कि उनके इलेक्शन कहाँ पर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का है कि पाकिस्तान जो बहुत अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया सराह भी रही है और बड़ा हमारे अपने लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए या दुनिया को कुछ और बावर करवाने के लिए ये मेरा ख्याल है कि बेकार की कोशिश वो कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया तो अपनी आंखों से खुद चीजों को देखती है। आपको पता होगा कि जब ये वाकयात पेश आए तो पाकिस्तान ने खुद कहा था कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें और उस वक्त वो नहीं माने और न्यूट्रल किसी भी तरीके से हमने कहा था कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, नहीं माने। तो अब 1 साल के बाद तो बिल्कुल ही बेकार है ये बातें करनी। तो मेरा अपना ख्याल ये कि हमें इतना वक्त देने की जरूरत ही नहीं है।
हिंदुस्तान के इस किस्म के इकदामात को। वो जैसे होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल। तो उनको इतना बड़ा मुल्क इस पूरे खित्ते का, जिसको इस वक्त कोई घास नहीं डाल रहा, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे, कितने कर्ब से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल। तो उनकी ज़हनी हालत को समझते हुए मैं तो ये कहूंगा कि इन चीजों पर कोई लिफ्ट कराने की ठीक है जरूरत सर, नहीं है। मैं दोबारा कोई अपने और दूसरे बात मौजू की करते तरफ भी हैं, आता अच्छी बात हूँ। करते मजीद हैं। जो हाँ जी। गेस्ट हैं उनसे भी इस पे कमेंट ले लूँ। आपकी बात वजह है कि जो हिंदुस्तान है उसकी इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में बड़ी अहम है। अब्दुल गुल हमीद साहब, आप की जाने पाऊंगा सर, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार और पहलगाम के बाद फौरी तौर पर जो रिएक्ट, जो इस तरह मैंने पैकेज में भी हमने दिखाया कि फौरी तौर पर चंद सेकंडों में ट्विटर भी ऑन हो गया, तमाम चैनल जो है एक ही साथ जो है बोलने लगे, और फिर उनको ये भी पता लग गया कि ये जो है पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। तो कहने का मकसद है कौन सा मैकेनिज्म है इनके पास, कौन सी ये चीज़ ऐसी जादू की छिड़ी है कि पूरी दुनिया की एजेंसीज को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया कि 3 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ बोलने भी शुरू हो गए, FIR भी दर्ज हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, और जन साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। देखिएगा, ताल्लुक है भारत का, तो भारत ने एक्चुअली अमेरिका की तर्ज के ऊपर ही किरदार अदा किया। 9/11 के बाद वो कौन सी ऐसी चीज थी जो CIA को पता नहीं थी, अमेरिकन फौज को नहीं पता थी, लेकिन उनके मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये उसामा बिन लादेन ने जो है ये किरदार अदा किया है, और ये जो है वो अलकायदा ने जाके करवा दिया है। तो ये आखिर जिस तरह से उन्होंने भी एक तमाम वही स्टेज ड्रामा था, तो भारत ने भी वही तर्ज अमल अपनाया, और भारत यही सोचता रहा कि हम जो है वो जब जितना ज्यादा मीडिया पे शोर मचाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, तो उतना ही हमें इसका, सॉरी माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं जी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें जो है वो लोग, दुनिया इसी तरह से हमें देगी, तवज्जो देगी, लेकिन बहरहाल दुगल बात यह है कि सारे के अंदर जो सिचुएशन बनी वो भारत के हक में नहीं गई। मैं माफी चाहता हूँ को मैं सर, आप जब तक टाइम ले लें, मैं फिर जो है डॉक्टर मनोहर हसन की तरफ जा रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम ले लें, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे पुलवामा हो या फिर कोई और, कहीं ना कहीं बात फिर घूम फिर के यहीं पे आती है कि हिंदुस्तान बारहा, जो कि जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब फरमा रहे थे कि ये वही तर्ज अमल है 9/11 के बाद, जिस तरह से पहले ही उनकी मीडिया ने चलाना शुरू किया था, क्योंकि वो भी स्क्रिप्टेड था, और आज ये भी स्क्रिप्टेड, जो जितने भी अजीत डोगल या कहें जो नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया एक साथ फौरी तौर पर उन्होंने इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद करना शुरू कर दिए, और ये भी बता दिया कि कहाँ से आए थे लोग। मगर अब हिंदुस्तान के लोग 1 साल पूरा होने के बाद पूछ रहे हैं कि जी वो लोग हैं कहाँ, क्या कुछ हुआ उनके साथ। मुगरी साहब, आपको, जनरल लोधी साहब को, और बहुत ही प्यारे अब्दुल्ला गुल साहब को सलाम, आपकी टीम को सलाम, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, ये जो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फॉल्स फ्लैग नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जब से मोदी पावर में आए 2014 से जी, इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान दुश्मनी पे है, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाने पे है। इनकी हर इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है, और ये बयानियां झूठ पर मबनी है। ये उन्हीं दिनों के अंदर जो गोवा के गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे अजयपाल मलिक साहब, उन्होंने बताया था कि ये सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये मोदी रिजीम करती है फकत इसलिए कि इलेक्शंस में इसके पॉलिटिकल इसमें माइलेज ले सके इलेक्शंस के दौरान जी। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा EU डिसइंफो ऐप, जिसमें बहुत सारी हजारों वेबसाइट्स पकड़ी गई थी जो कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और बाय द वे वॉइस ऑफ अमेरिका और रशिया टुडे उसी से खबरें उठाती थी जी, और पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी करार दिया जाता था। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मुझे मालूम है कुछ ऐसे राइटर्स थे एकेडेमिया में, रिसर्च के अंदर, जो इस आर्गुमेंट को बाय करते थे और मीडिया पे डिबेट करते थे। लेकिन आज साबित हो चुका है, जॉर्ज सोरो की स्टेटमेंट है कि जो मोदी है या मोदी रिजीम है वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे मिसाल के तौर पे अवेश शुक्ला टाइप, जो कि बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका एक वसी तजर्बा है, उन्होंने किताब लिखी डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं है।
उनकी जो लेटेस्ट बुक है होली काउज एंड एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन इन इंडिया, जिसमें उनका जो मेजर आर्गुमेंट है वो ये कि जो बफर जोन है वो फैल रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ, बिकॉज नॉर्थ इंडिया इस वक्त मोदी रिजीम का मरकज है और गोदी मीडिया भी वहीं बैठा है जी। वहां पे ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, अनएजुकेटेड हैं और मजहबी चूरन वहां पे बिकता है। और यही वो वजह है जिसके बारे में 2003 में प्रेडिक्शन दी थी खशवत सिंह ने अपनी किताब एंड टू द इंडिया के अंदर कि ये जो रविश है ये इंडिया को टूटने की तरफ ले जाएगी। बहरहाल जो इंडिया की पॉलिसी है जिसे 3D पॉलिसी कहते हैं सैयद मुशाहिद हुसैन, डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग एंड डिट्रैकिंग पाकिस्तान ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, उसका नतीजा ये है कि रीजन में अब भारत आपको अकेला नजर आता है। अभी आप सोच सकते थे कि भूटान, नेपाल, मालदीव्स जो कि सैटेलाइट समझी जाती थी भारत की, भारत उनकी खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करता था, आज वहां पे इंडिया आउट तहरीक चलती है, आज वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है। बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आपने देखी, श्रीलंका के अंदर तब्दीली आपने देखी, और यहां तक कि जो उनकी स्पाइनेज एक्टिविटीज थी कतर में जहां पे उनके 9 नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए, बिल्कुल, और फिर जिस तरह का पीठ पे उन्होंने छुरा घोंपा कनाडा के, जब वहां पे उन्होंने हरदीप सिंह को कत्ल किया और फिर अमेरिका के पीठ पे भी छुरा घोंपने के लिए गए और पुन्नू को कत्ल करने की साजिश की जो कि पकड़ी गई और अमेरिकन जुडिशरी ने एक पूरा एक एक्सटेंसिव प्रोसेस का आगाज। इस सिनेरियो में अगर ईरान की बात करें तो वहां पे भी पकड़े गए, ईरान में भी जो है मोसाद के एजेंट वही इंडियन थे और इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं जो है आना चाहूँगा लोधी साहब की तरफ। लोधी साहब, अब बात है ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका का बड़ा अहम किरदार, और रात गए जो खबरें आई फिर दोबारा वज़ीर आज़म की कोशिशों से कह सकते हैं कि पीस जो है वक्ती तौर पर जो जंग कह सकते हैं कि वो दोबारा टल गई, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशें कि किसी भी तरह बात हो। अब कहा जा रहा है कि 36 से 72 घंटे बड़े अहम है इस ईरान और अमेरिकन मुज़ाकरात के लिए। जी देखिए, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया जी, और एक्सटेंशन की कोई लिमिट भी नहीं है उनका जब तक कि बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये एक अच्छी खबर है और ये साफ है इसमें पाकिस्तान की काविश शामिल है, क्योंकि खुद सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें कहा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि ये आप कुछ दिनों के लिए खत्म करें, सीज फायर को एक्सटेंड करें जी। लेकिन बात ये भाई कि इसमें इतने मुतफर्रिक इंटरेस्ट हैं मुल्कों के कि क्या हासिल करना चाह रहा था अमेरिका, फिर क्या हुआ, इसराइल क्या हासिल करना चाह रहा था और ईरान क्या चाह रहा था। फिर जो ममालिक जो पैसिवली इस जंग में इन्वॉल्व थे, खुद बेशक वो हमले नहीं कर रहे थे लेकिन उनके ऊपर हमले हो रहे थे। मैं मिडिल ईस्ट के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, उनका क्या इंटरेस्ट था, जो तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क हैं, जो तेल इस्तेमाल करें, तो पूरी दुनिया का एक फोकस है इस खित्ते के ऊपर। और फिर एक बात और भी है कि आपको पता है कि आजकल का दौर डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, अमेरिका कहता है कि हमने मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, साथ हमें ये खबरें भी मिलती हैं कि अंदर से सिलेक्टेड जहाज जा रहे हैं। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि ईरान कह रहा है हम बहुत सारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। तो कंफ्यूजन है कि असल में कितना ब्लॉकेड है, कितना टाइट ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड क्या किसने किया हुआ है। ऐसे लगता है कि शायद जो तो बंदरगाहें हैं ईरान की, उनका ब्लॉकेड शायद किसी जगह पर ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसे भी लगता है कि वो फिर भी आज़ाद हैं, क्योंकि कुछ जहाज़ों के ऊपर फायरिंग भी हुई है, कुछ जहाज़ों को उन्होंने कब्जे में भी लिया है। तो एक वो पूरा जो है ना, आप समझे कि फॉग ऑफ वॉर, जिसमें कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन सीज फायर के उसमें जुर्मट में सब कुछ हो रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आपको पता है कि सीज फायर के बावजूद झड़पें जारी हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका में फिर बात होने लगी है। तो मुझे अब भी ये लगता है कि जो एनालिस्ट ये कह रहे हैं और अमेरिका की तरफ से खबर भी आ रही है कि जुमे तक उम्मीद है कि बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है कि ये थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है कि जुम्मे तक जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। तो कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप है, कुछ भी तवक्को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि पल में तोला पल में माचा वाली बात है। तो यही कह सकते हैं। डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगा, सर साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता नज़र क्या है इस मुज़ाकरात को लेकर,
जो कि कोशिशें मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं बड़ी अहम हैं, और कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें। और अब जो जोर दे के कहा जा रहा है कि 36 से 72 घंटे अहम है, क्या इसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब वाइट हाउस जाएंगे, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं ना कहीं इस जो बड़ा अहम मुतालबा कहें या फिर इस मुज़ाकरात की कहें कि डेडलॉक की वजह जो है वो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में नेवी जो है उसको पीछे हटाया जाए और ईरान का जो जहाज़ है उनके पास और लोग हैं वो वापस किए जाएं। देखिए मुगेरी साहब, बुनियादी तौर पे अमेरिका की खारजा पॉलिसी में मुझे क्राइसिस नजर आ रहा है। लास्ट टाइम और यही क्राइसिस इस वक्त जो गल्फ के अंदर बातचीत है या किसी नतीजे पे पहुंचना है उसको क्राइसिस में तब्दील कर रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर क्राइसिस क्या है? व्हाइट हाउस के अंदर क्राइसिस ये है कि जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप पावर के अंदर थे तो वो ड्रामेटिक चेंजेस लाना चाहते थे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, लेकिन चूंकि अमेरिका में चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है तो वो कर नहीं पाए। इस दफा आके जितनी भी मुखालफत ताकतें थी या राय थी उनको तकरीबन उन्होंने एलिमिनेट किया, और खारजा पॉलिसी के अंदर जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है वो काफी हावी नजर आ रही है। अब इसको व्हाइट हाउस इस तरह से उसको जस्टिफाई करता है कि हम इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि चीजें जल्दी भी हों और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें, तो हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है जी। लेकिन इसमें खराबी ये है कि जो कि बॉटम लाइन से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो कि रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है और जो डिप्लोमेटिक कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस होती हैं उसकी बुनियाद पे होती है, वो एक अहम फीडबैक होता है जो कि आपको एक्सटर्नल सिचुएशन को डिफाइन करके बताता है कि है क्या उसमें, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं ले रहे, इसलिए आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। अच्छा, इसमें माजी में 2017 में और अब में या तकरीबन 1 साल पहले और अब में बुनियादी फर्क ये है जिसके बायस प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी नजर आ रहे हैं कि माजी में जो मुखालफत कुव्वतें थी वो ट्रंप साहब को एक वे आउट देती थी, फेस आउट देती थी कि यहां से आप इस क्राइसिस से निकल जाएं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो 12 दिनों की जंग हुई उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया था कि मैंने मुकम्मल तौर पे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, और ईरानियों ने उस पर खामोशी अख्तियार की। एक किस्म का वे आउट दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। इस दफा जो भी बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं उसकी आपको मुकम्मल नफी नजर आती है ईरान की साइड से। मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को हमारी बातचीत एक सेकंड राउंड होने जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो ईरानी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने इनकार कर दिया है कि कोई फैसले में रद्दोबदल नहीं है, जब तक हम बातचीत में नहीं बैठेंगे, जब तक ब्लॉकेड खत्म नहीं होता, जब तक जो ईरानी हॉस्टेजेस हैं, जो वेसल्स के ऊपर फैमिलीज थी, उन्हें हमारे हवाले नहीं करते। अब तो वो ये भी क्लेम करें कि जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का वो भी फेल हो गया है, वहां से 34 वेसल्स गुजर चुकी हैं अमेरिका को चकमा देके। तो कहने का मकसद ये कि इस वक्त क्राइसिस में है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत मैनेज करते आपको नजर आ रहे हैं चीजों को, और अब तक ये जो फ्रेजाइल टॉक्स हैं इसको बचाते आ रहे हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और शटल डिप्लोमेसी जारी है उसके बायस अब तक ये इंटैक्ट है। अगर ये बीच में ना होते तो ये कभी का दोबारा वॉर में तब्दील हो चुका हो। बिल्कुल, साथ ही रहिएगा। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़े अहम सवालात हैं अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। क्या ये तय है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाएंगी, और के अगर के कहीं ना कहीं ये जो फैसला होने जा रहा है ये हो जाता है और चंद दिनों में कहीं नताइज जुम्मे तक आ सकते हैं जो कि तवक्को की जा रही है, तो उसके बाद इस खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के सामने बड़ा अहम सवाल कि क्या
जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे हैं कि 36 से 72 घंटे बड़े अहम हैं। अगर ये बातचीत जुम्मे के रोज़, जो कि वो खुद कह रहे हैं कि होने जा रही है, क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे या नहीं? क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे कि डॉक्टर मनोहर साहब भी फरमा रहे थे कि कहीं ना कहीं कि जो ईरान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा अहम है। ईरान का मौक़िफ़ यही है कि पहले जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला जाता और अमेरिकन नेवी पीछे नहीं हटती और उनका जहाज़ और उनके जो लोग इस वक्त अमेरिका की तहवील में हैं, यानी कि अमेरिकन नेवी के पास हैं, वो जब तक वापस नहीं आते तब तक ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि आने वाले 36 से 72 घंटे बड़े अहम हैं। आपकी तरफ आऊँगा लोधी साहब। एक तो बड़ा अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि एक तो और नुकात जो हैं, शराइत जो हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी जो चलती है वो तो अपनी जगह पे है ही है, मगर इसके साथ साथ आप समझते हैं कि अब जब बिल्कुल फैसले के करीब आते आते फिर ये बातचीत रह जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप गुज़रता कई रोज़ से कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान वक्त जा रहा है, डेलीगेशन जा रहा है और नताइज आएंगे। उसके बाद अब दोबारा कह रहे हैं कि 36 से 72 घंटे इस फैसले के लिए बड़े अहम हैं। वो इसलिए ये बात कह सकते हैं कि उनको खुद मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं और बातचीत का आगे बढ़ना उन्हीं के अपने अमल के ऊपर मुनहसर है। मैं आपको थोड़े से एक मिसाल दूं, सारी बातें आपको मालूम है जी। पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया कि पाकिस्तान ने हमें सीज फायर का कहा है, हमने सीज फायर कर लिया। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम वो भी शामिल है, लेबनान भी उसमें शामिल है, कुछ दिनों के बाद लेबनान भी उसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जी सीज फायर लाइन को टाइम को बढ़ा दें, वो हमने बढ़ा दिया। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान ही की रिक्वेस्ट के पीछे छुपकर कहेंगे कि जी चूंकि उन्होंने कहा था कि उनके जहाज़ों को छोड़ दें तो हमने छोड़ दिए जी। तो ये आप यूं समझें कि पाकिस्तान उनके लिए कंधा बना हुआ है जिसके पीछे छुपकर अपनी फेस सेविंग वो कर रहे हैं। ये मैंने बात बहुत क्लियरली आपको बता दी है। बातचीत होगी, पाकिस्तान का नाम लगेगा, जिसमें बड़ी हमें खुशी की बात है कि अगर अमन के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हो सकता है या कोई भी पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो उसका नाम लिया जा सकता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह सीज फायर होगा, सीज फायर जारी रहेगा, इंशाल्लाह बातचीत होगी। वो क्यों कह रहे हैं कि होगी जुमे तक? क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं के कुछ चेंजेस लाने पे बातचीत होगी। वो जो ब्लॉकेड है वो पूरी तरह हो तो नहीं सका, लेकिन अगर वो ये कहें कि जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने हमसे रिक्वेस्ट की कि ब्लॉकेड उठा दें, दुनिया तंग हो रही है, हमने ब्लॉकेड उठा दिया है, तो ये आप सुनेंगे कुछ घंटों के बाद। अगर बात की जाए जो ईरान का नुक्ता नज़र है वो अहम है कि एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप यानी कि यूएस को फौरी तौर पर पाबंदियां उठानी चाहिए थी। कम से कम ये तो लगे कि हाँ आप बात करने आ रहे हैं और जो हमारे अहम नुकात हैं, मुतालबे वो बड़े अहम हैं। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि वज़ीर ख़जाना जो कि अमेरिकन, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि नहीं जी अब तो मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी और मज़ीद हम जो है इन पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। तो ये कहें कि ये सिर्फ वही सवालात हैं जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया उठा रही है कि एक तरफ बात करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप के बयानात जो हैं इससे जो है प्रेशराइज की वजह से ईरानियों को प्रेशराइज करना चाहते हैं, या फिर इन जो बयानात के जो नताइज हैं वो फिर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात को पीछे धकेल लेते हैं। लोधी साहब, ये देखिए बात यह है कि ये तो एक नेगोशिएटिंग स्किल का एक प्रिंसिपल है ना, कि आप प्रेशर कभी भी रिलीज नहीं करते या अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते जब तक कि आप टेबल पर आ ना जाएं, क्योंकि आप हर तरीके से दूसरे अपने फरीक को जो आपका मद्दे मुकाबल होता है तो उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। और दूसरी बात ये भी है, देखें अगर आपको कोई नजर आए कि कोई मुल्क आपके पाबंदियों की वजह से बड़ा नहीफ हो गया है और बड़ी उसकी इकॉनमी वीक हो गई है, तो कौन चाहेगा कि वो दोबारा से उसको बहाल कर दे। लेकिन जो बात असल है वो ये है कि अब उनकी पाबंदियों की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी अहलियत जो है पाबंदी इम्पोज करने की वो कम होती जा रही है, रूस की वजह से, चाइना की वजह से और मुल्कों की वजह से। तो वो फिर बेहतर शायद यही समझें कि हम पाबंदियां उठा ही लें बजाय इसके कि ये कमजोर होती चली जाएं।
तो ये बातचीत तो चलेगी लंबी, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये जो ब्रिंकमैनशिप है ये भी चलती रहेगी। और देखना ये है कि टेबल जो फैसला मैदान में हुआ है उसका इसलिए मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता कि चूंकि पाकिस्तान एक उसमें ऐसे रोल में है, मीडिएशन के रोल में है, कि मैं समझता हूँ कि हमारे तबसा नगारों को किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये कामयाब हो। ये पूरे खित्ते के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, खुद अमेरिका के लिए बेहतर है। सिर्फ इसमें अगर कोई नाराज होगा या कोई जिद करेगा तो वो इसराइल भी, बल्कि मैंने कहूँगा नेतन्याहू है, क्योंकि अगर सीज फायर हो जाता है, चीजें बैठ जाती है, वो सीधा जेल में जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानने पाऊंगा, आप की भी यही नज़र है सर। वाइट हाउस में जो है कल भी जो है तवक्को की जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई बात करेंगे मीडिया से या फिर आएंगे कुछ बताएंगे। इंतज़ार होता रहा और रात गए, फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक फिर कहा गया, तो उसके बाद वाज़े तौर पे उनका मौक़िफ़ आया। मगर इसके साथ साथ अमेरिका में चल क्या रहा है, अगर ग्राउंड की सूरत हाल देखें, जो कि अमेरिका और ख़ास तौर पर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस और अखबारात उन पर तनकीद करते हैं, तो उनको भी वो आड़िया तो लेते हैं कि जी उनको ना देखें, उनको देखेंगे तो फिर यही लगेगा कि अमेरिका जंग हम हार रहे हैं। देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर मैंने जिस तरह पहले का क्राइसिस सिचुएशन है, बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोहेरेंस है जो कि होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो अप्रोच है व्हाइट हाउस की या प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच है। अब ट्रायल एंड एरर में हर दफा आप नया तजर्बा करते हैं कि शायद ये काम कर जाए। मिसाल के तौर पे उनका ख्याल था कि जंग जो है वो बड़ी महदूद होगी, जंग उनकी तवक्का से ज्यादा लंबी हो गई है, और अब तो उनको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म आया था, जो सदर के वॉर पावर्स थे 1973 के अंदर जो तब्दील हुए, उसके मुताबिक सेनेट से उन्होंने अप्रूवल लेनी है। दूसरा जो अनएक्सपेक्टेड चीज उनके सामने आई कि इस जंग का इतने वसी पैमाने पे ग्लोबल इकोनॉमी पे असरात होंगे, यानी कि 60 डेज में, यहाँ पे कहता है माफ कीजिएगा कि 60 दिन में प्रेसिडेंट को सेनेट से कांग्रेस से बात करनी है, ऐसे ही कह रहे आप? जी बात करनी है, वो अप्रूवल लेनी है, उसके बगैर वो वॉर लिंगर ऑन नहीं कर सकते। और अब तक भी जो सेनेट और कांग्रेस के अंदर खामोशी है, ये जो मुजरिमाना खामोशी है, क्योंकि अमेरिका जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जो पब्लिक ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यही डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेशन कहता है जो उसी के ऊपर पूरी जमहूरियत खड़ी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी उम्मीद से ज्यादा इस वक्त असरात नजर आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे। IMF ने फोरकास्ट की है कि 3.1% से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, और खुद जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो गैस की प्राइसेस हैं वो इसी तरह ऊपर रहेंगी, उसको हम स्टेबल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और इस वक्त जो पर गैलन बिक रहा है ऑयल एंड गैस का, वो $5 के करीब तर आ गया है, $4.25 से क्रॉस कर गया है, तो इन्फ्लेशन का खतरा है। और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जनरल लोधी साहब उस पर रोशनी डाल सकते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज से, कि अमेरिकन जो मिलिट्री डिटरेंस था वो बुरी तरह फेल हुआ है, न फकत ये कि मिडिल ईस्ट में, लेकिन अब मिडिल ईस्ट से बाहर दूसरे रीजन्स के अंदर भी। यही वजह है कि इस वक्त मार्क कार्ने जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने जो दहाइयों पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड डिफेंस एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, वो भी खत्म किया, और ये जो गोल्डन डोम बनाना था $40 बिलियन का, उससे भी पीछे हट गए। और फिर आपने देखा कि ताइवान की अपोजिशन लीडर जो है वो चाइना जाके पहुंची, और इस वक्त यूरोप भी बगावत के ऊपर है। यानी यूरोप में 3 से 4 ऐसे ममालिक हैं जिसमें स्पेन है, लिथुआनिया है, और इसके अलावा डेनमार्क है। ये ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त एक नैरेटिव बना रहे हैं EU के अंदर कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इजराइल के साथ उसे सस्पेंड करें। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो रिएक्शन आया है वो इस ट्रायल एंड एरर अप्रोच की वजह से, जहां पे कोहेरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी मेकिंग रही है ये बदकिस्मती से नेतन्याहू की वजह से उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी ब्रीफिंग पे हुई है, जिसको मैगी ने आइडेंटिफाई किया, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, इस वॉर सिचुएशन रूम पे में नेतन्याहू क्या कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। वहां तो खुद जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर होते हैं, उन्हें भी बाहर चीजें ले जाने की इजाजत नहीं होती, मोबाइल फोन बाहर रख लिए जाते हैं। तो वो क्या कर रहे थे एक नॉन अमेरिकन उस सिचुएशन रूम के अंदर।
और आपको याद होगा उनकी बहुत ही एक अच्छी जर्नलिस्ट है, मागा की बड़ी प्रीचर भी रही हैं, एना कैस्पेरियन। उनका भी ये कहना है कि ये जो 12 दिनों की जंग थी, इजरायली जनरल डिक्टेट करते थे पेंटागन के अंदर अमेरिकन जनरल्स को। तो कहने का मकसद ये कि एक रिजेंटमेंट है, उसके अलावा बाकी दूसरे भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो क्राइसिस है मुझे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। इसलिए सुबह एक बयान, दोपहर दूसरा और शाम को तीसरा बयान। लोधी साहब की तरफ जाऊंगा। लोधी साहब, अगर देखा जाए कि आज बड़ी खबर ये भी आई कि जो है रिटायर्ड फौजी और वो कम से कम जो जिनके वर्सा शहीद हो गए वो भी एहतजाज करते रहे, मगर कैपिटल हिल में वो एहतजाज जो हुआ उसको यकीनी तौर पर पूरी दुनिया ने कवर भी किया और बिलाखिर उस एहतजाज जो रिटायर्ड फौजी थे जिनके मुख्तलिफ जंगों में वो जंगें लड़े, उन्होंने इस जंग के ख़िलाफ़, इस लड़ाई के ख़िलाफ़ मजबूरन एहतजाज किया। एहतजाज के बाद उसको आज जो है गिरफ्तारियां भी की गई और कैपिटल हिल से बाहर निकाला गया। तो कहा जाए कि अब वहाँ पर जो है रिटायर्ड फौजी भी जो है इस जंग के अगेंस्ट है कि जी आप हमला नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते। देखिए जी, नेपोलियन ने कहा था कि मोरल इज टू मटेरियल एज 3:1, यानी कि जो जंग लड़ने की एक आपके अंदर शौक है या आपके अंदर एक जज्बा है, वो मटेरियल के मुकाबले में 3 गुना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो बात भाई कर रहे थे डिटरेंस की, वो भी इसीलिए कमजोर हुई है कि ये मन नहीं है अपने अमेरिकन फोर्सेस का इसके अंदर, इसलिए कि पूरा अमेरिका इस बात पर कन्विंस हो चुका है कि ये जंग इसराइल के ईमा पर शुरू की गई है और इसमें अमेरिकन अहदाफ, पॉलिटिकल अहदाफ कोई खास नहीं है, सारे पॉलिटिकल अहदाफ हासिल करने हैं इसराइल ने। और आपने देखा कि इस पूरी जंग में अगर किसी ने कोई फायदा उठाया है तो इसराइल ही है। लेबनान के कितने इलाके में उसने कब्जा कर लिया और साथ कह दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, जिसका मतलब ग्रेटर इसराइल का एक छोटा सा कोना जो है उन्होंने काबू कर लिया है। और इसको उन्होंने रंग दिया है मजहबी जंग का भी, और कुछ अमेरिकन ने भी इसकी तायद की है। ये सारे बड़े खतरनाक चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि एक तो जैसे भाई ने कहा कि डिटरेंस कमजोर हो गया, क्योंकि डिटरेंस तो होता है कि जब आप कुछ किसी काम करने की अहलियत रखते हो और ऑपोजिट आपकी ऑपोजिशन जो है या मुल्क है उसको यकीन हो कि ये काम कर सकते हैं। जब उनको दोनों ने देख लिया और इसमें वो सही कह रहे हैं कि और जगह पर जैसे चीन को ने देखा होगा कि क्या हो रहा है, रूस ने देखा होगा कि क्या हो रहा है, कनाडा की जिक्र उन्होंने किया। एक ये बात, और दूसरा ये जो सैंक्शंस और अमेरिकन सैंक्शंस और डॉलर की हेजमनी, ये चूंकि डाइल्यूट हो रही है तो इसकी वजह से तिरमिलाहट है बहुत ज्यादा अमेरिकन डीप स्टेट में भी और अमेरिकन हायरार्की में भी। लेकिन ये चीजें वक्त के साथ साथ तो होती हैं, इन्होंने तो होना है, तो कोई और बात है नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से ये अपने बयानात बदलते हैं एक साइड, और जिस तरीके से एक दूसरी साइड बड़ी मतानत के साथ एक बयान देती है और उस पर कायम रहती है, इससे काफी सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान फेस सेविंग दे रहा है, पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ओट में और पाकिस्तान ने जो फेस सेविंग का एक मौका दिया हुआ है इस्तेमाल करके ये बातचीत भी आगे बढ़ती रहेगी और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे। देर जरूर लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया इस जंग से तंग है, अमेरिकन पब्लिक इस जंग से तंग है। नेतन अपने या ट्रम्प साहब को यूरोपियन छोड़ गए, ट्रम्प साहब को नेटो वाले छोड़ गए, तो अब सबसे उनका जो करीबी अलीफ यूके है वो उनके साथ नहीं है उस तरीके से। तो ये इस तरीके से, तो इससे पहले तो हमेशा वो पूरी दुनिया को मिला के हमले करते थे ना, बिल्कुल। तो इस दफा तो अकेले हैं। तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली आई डोंट थिंक अमेरिका कैन कंटिन्यू दिस वॉर। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुख्तसर अगर कीजिएगा कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो रात ट्रुथ सोशल पे भी आज यानी कि जो बात की कि ईरान के अंदर जो है इस वक्त लीडरशिप मुत्तहद नज़र नहीं आ रही है। अगर उसके आसान अल्फाज में अगर खबर निकालें कि कहीं ना कहीं अज़गरी क़यादत और मजहबी क़यादत और फिर पार्लियामेंट जो है वो मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रही, लीडरशिप ख़त्म हो गई है, उनको फ़ैसला करने में टाइम लगेगा। ऐसा है, आपको भी लग रहा है कि यकीनी तौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान के और तेहरान के अंदर कोई फ़ैसला करने के लिए कोई उनको टाइम दरकार है? मेरा ख्याल है ये नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और एन मुमकिन है कि इसको
कि दोबारा एक्सटेंड करें डेट को, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए ये नैरेटिव जरूरी भी था, चाहे वो कहीं से भी गया हो अमेरिका या अमेरिका ने खुद बनाया हो। मैं ये समझता हूं कि देखें, जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ होता है और होना भी चाहिए, ये खूबसूरती होती है, बिकॉज इससे आपके ग्रे एरियाज जो है वो खुल के सामने आते हैं। जी। दूसरा ये कि किसी भी मुल्क में जो डीप स्टेट होती है उसका असर और रसूख होता है पावर मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर। खुद अमेरिका के अंदर मिसाल के तौर पे ये जो अभी नई स्टोरी निकली है लैरी जॉनसन के हवाले से, जो कि 1980 और 90 की दहाई में CIA के अंदर अहम पोजीशंस के ऊपर था, स्टेट डिपार्टमेंट में रहा, उसने इस खबर को लीक किया है कि 20 अप्रैल को जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब धमकी दी थी कि एक रात में पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देंगे, तो उससे जनरल कैन ने इख्तलाफ किया, बल्कि दोनों के दरमियान में बड़े शदीद इख्तलाफ खुल के सामने आए और वॉर सिचुएशन रूम के अंदर भी मसाइल रहे, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप को निकाल के बाहर ले जाया गया और थोड़ा नॉर्मल किया गया। तो कहने का मकसद ये कि इख्तलाफ होते हैं और इख्तलाफ होने भी चाहिए, और जिन्होंने जंग लड़नी है इनफैक्ट उनकी से ज्यादा होती है जंगी महारत वो रखते हैं। मिसाल के तौर पे कैनेडियन प्रेसिडेंट कैनेडी के जमाने में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था जी, तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने जब फैसला करना था कि अब क्या करेंगे, सोवियत शिप के ऊपर हमला करें या ब्लॉकेड करें या उन्हें जाने दें क्यूबा, तो वो उस फैसले में उन्होंने जितने भी प्रोफेशनल लोग बैठे थे पेंटागन से और तीनों फोर्सेस से, उन वहां से उठ के गए, उन्होंने कहा ऑनेस्ट ओपिनियन दें, प्रोफेशनल ओपिनियन दें, मुझे देखकर न दें। और बाद में डिसाइड हुआ कि नेवल ब्लॉकेड करना है और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और बातचीत हुई और मसाइल ये फैसला अभी तभी हो सकेगा जब तक जो ईरान के अहम नुकात हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ साथ अगर वो खुलते हैं, खोल लेते हैं, और जो कि लोधी साहब ने भी कहा इस बात को भी मान लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनको सेफ स्पेस चाहिए और इस जंग से निकलने के लिए यकीनन पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं इस जंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तेज़िया निगार, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर मुनव्वर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अब्दुल्ला गुल साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है थोड़ा वक्त थे हमारे साथ, मगर जो है आज यकीनी तौर पर जो नुकात हैं वो कहीं ना कहीं अब घूम फिर के दोबारा व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अगर कोई फैसला करेंगे तो ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।